नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि सरकार ने अभी हाल ही में जो हमारे रेल मंत्रालय जिनके पास है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का प्रभार जिनके पास है, वो मिनिस्टर आप जानते हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 10 बड़े अधिकारियों को, सरकार के 10 बड़े अधिकारियों को उनकी नौकरी से हटा दिया है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने उन्हें फोर्स्ड रिटायरमेंट दे दी है। फोर्स्ड रिटायरमेंट यानी कि उनकी मर्जी के बिना उनको रिटायर कर दिया गया है। तो जानते हैं पूरी न्यूज़, आखिर क्या है मामला और किन केसेस में सरकार किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को फोर्स्ड रिटायरमेंट दे सकती है। तो पूरा मामला देखते हैं और समझते हैं आखिर क्या बात होती है। तो सरकार दोस्तों यहाँ पर ये फैसले सरकार ने जिस वजह से लिए हैं, सरकार की एक पॉलिसी है, वो है जीरो करप्शन टॉलरेंस। यानी कि सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार के जो करप्शन होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस उनके अगेंस्ट रखा जाएगा। और इस पॉलिसी के तहत सरकार ने यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारियों को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कुछ ऐसे अधिकारियों को उनकी नौकरी से हटाकर उनको फोर्स रिटायरमेंट दी है, जिनके ऊपर जिनकी ईमानदारी पर थोड़ा डाउट था, जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह थे, यानी कि उनकी इंटेग्रिटी पर और उनकी जो इफेक्टिवनेस थी, उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको लेकर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था। इसीलिए उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। और यहाँ पर जानते हैं कि भाई आखिर जो ये फोर्स्ड रिटायरमेंट है ये होता क्या है। तो फोर्स रिटायरमेंट दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको, दो केसेस में दे सकते हैं कि एक, या तो आपकी इंटेग्रिटी यानी कि आपकी ईमानदारी पर अगर सवाल है, किसी भी सरकारी अधिकारी की ईमानदारी पर अगर सवाल खड़े होते हैं, और दूसरा अगर इनफेक्टिव है, अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है, तो उनको रिटायरमेंट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। एक, कि जो अधिकारी हैं उनकी उम्र या तो 50 साल से ज़्यादा हो, या फिर उनकी सर्विस को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हों। तो ये जो दो कंडीशन है ये आपको फॉलो करनी होती है किसी भी अधिकारी को फोर्स्ड रिटायरमेंट देने के लिए। और यहाँ पर सरकार ने जिनको हटाया है वो काफ़ी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, तो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं। तो अगर देखें तो वो एक सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि वो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं और उनको हटाया गया है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, वो रूल्स हम आगे देखेंगे। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर हटाए फोर्स्ड रिटायरमेंट पहली बार दी गई है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में फोर्स रिटायरमेंट पहली बार दी गई है। हालांकि इससे पहले सितंबर में सरकार एक अधिकारी जो है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे चुकी है। सरकार एक अधिकारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे चुकी है सितंबर में। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होती है? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना। फोर्स रिटायरमेंट में आपकी मर्जी नहीं होती, सरकार एज ए पेनल्टी आपको रिटायरमेंट देती है, जिसको फोर्स्ड रिटायरमेंट कहा जाता है, इनवॉलंटरी रिटायरमेंट। लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है उसमें व्यक्ति खुद रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको सरकार को इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी जो है वो 3 महीने पहले देनी होगी। 3 महीने पहले उनको जानकारी देनी होगी। और एक कंडीशन जो इसमें है वो ये कि 20 साल आपकी सर्विस को होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 20 साल आप सरकार के अंदर काम कर चुके होने चाहिए, और इसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन हालांकि ये है कि आपके अगेंस्ट कोई विजिलेंस की इंक्वायरी उस समय नहीं चल रही होनी चाहिए, वरना जो भी व्यक्ति जो होंगे उनके अगेंस्ट अगर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है किसी भी करप्शन वगैरह के केसेस में, तो ऐसे लोग फिर कंपलसरी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि विजिलेंस की इंक्वायरी आपके अगेंस्ट नहीं चल रही होनी चाहिए और मिनिमम आपके 20 साल होने चाहिए, तब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें कब हुआ है, तो पहली बार फोर्स रिटायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में दी गई है, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दी जा चुकी है एक अधिकारी को सितंबर में, जो कि उनका जो उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो ये कि जो अश्विनी वैष्णव है मिनिस्टर, उनके मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट एक पास किया गया था, उसमें वो सोते हुए पाए गए थे। तो इसीलिए उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए
आप देखें कि उन्होंने फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट दी। शायद इस सरकार का इसके ऊपर उनके ऊपर कुछ दबाव रहा होगा पेनल्टी वगैरह को लेकर, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट दी। हालांकि फोर्स रिटायरमेंट का इस डिपार्टमेंट में आपको ये पहला केस दिखता है, ठीक है। और जो इसके पीछे क्या कोई आधार है, कौन से ऐसे रूल हैं जो सरकार को ये शक्ति देती है, ये पावर देती है कि वो किसी भी सरकारी अधिकारी को, जो एक सिविल सर्वेंट है, आईएएस रैंक का अधिकारी है, यहां तक कि सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है मिनिस्ट्री मंत्रालय में, उसको सरकार क्या उसकी नौकरी से हटा सकती है, फोर्स रिटायरमेंट दे सकती है। ऐसे कौन से रूल हैं? तो दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रूल 1972 में 48वां जो रूल है उसका सेक्शन 56J, उसका सेक्शन 56J जो बात करता है वो कहता है कि सरकार को पूरा अधिकार है किसी भी सिविल सर्वेंट को फोर्स्ड रिटायर करने का, अगर उसकी इंटेग्रिटी यानी कि उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल है, या फिर वो अपना काम जो है पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ नहीं कर रहा है, तो सरकार को इस रूल के तहत पूरी ताकत है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 के अंडर सरकार को इसकी पूरी ताकत है। और यहाँ पर 10 अधिकारी जो है उनको हटाया गया है, जिसमें से 9 जो है वो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और 1 जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। तो बहुत बड़े लेवल के अधिकारी हैं दोस्तों ये मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो सरकार की तरफ से अच्छी पहल है ये, जो मंत्रालय है, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनको इतना एफिशिएंट बनाना कि लोग प्राइवेट सेक्टर की जिस तरह से तारीफ करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, तो सरकार की ये कोशिश है कि जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी जो काम करने का तरीका हो वो एफिशिएंट हो, लोगों को कम से कम समस्या सरकार की वजह से फेस करनी पड़े, ठीक है। ये सरकार की पहल है। और अगर बात करें, सेम पॉलिसी ऐसी आपको रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने लगभग 40 लोगों के लिए, 40 जो अधिकारी हैं उनके लिए फोर्स्ड रिटायरमेंट को पास कर दिया गया है। और ये भी वही अधिकारी हैं जिनके फीडबैक में ये मिला है कि उनकी ईमानदारी पर कुछ सवाल हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सरकार किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट जब एक्शन लेती है, तो क्या ये किसी फीडबैक के तहत होता है? इसके पीछे कोई स्टडी होती है? कौन सी ऐसी उन अधिकारियों के बारे में जानकारी होती है जिसके तहत ये एक्शन सरकार लेती है? तो दोस्तों, जब सरकार, मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो 15 के अंदर वो एक रूल लेकर आई थी। उस रूल के तहत किसी भी अधिकारी को गुजरना होगा 360 डिग्री इवैल्यूएशन। ये 360 डिग्री जो इवैल्यूएशन है, ये उनकी सर्विसेज का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान अलग अलग स्टेजेस में किया जाएगा। अब ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन क्या है दोस्तों? 2015 से पहले तक सरकार किसी भी अधिकारी की जो परफॉर्मेंस होती थी उसको जज जो करती थी, उसको इवैल्यूएट जो करती थी, वो एक रिपोर्ट के आधार पर होता था। और उस रिपोर्ट का नाम है ACR, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। किसी भी अधिकारी की परफॉर्मेंस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार होती थी, और वो रिपोर्ट उस अधिकारी के जो उच्च अधिकारी होते थे, उस अधिकारी से ऊपर यानी उसके जो सुपीरियर्स होते थे, वो उस रिपोर्ट को तैयार करते थे। ये होता था एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर। लेकिन 360 डिग्री रिव्यू लेकर आया गया 2015 में, और इस 360 डिग्री रिव्यू के तहत अब जो किसी भी अधिकारी का जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा वो सिर्फ उसके जो उच्च अधिकारी हैं, जो उसके सुपीरियर्स हैं, सिर्फ उनके फीडबैक के आधार पर नहीं होगा, बल्कि इसमें 360 फीडबैक लिया जाएगा। 360 फीडबैक मतलब यानी कि उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी उसके अंदर इनपुट होगा, फीडबैक होगा। उस अधिकारी के साथ में जो अधिकारी काम कर रहे हैं सेम लेवल पर, उनका भी फीडबैक होगा, और साथ में जो उसके जूनियर अधिकारी हैं उनका भी फीडबैक शामिल होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ACR चल रहा था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चल रही थी, इसके साथ अब 360 डिग्री भी जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को हटाकर और 360 डिग्री को ले आए, ऐसा नहीं है। ACR के साथ साथ 360 को जोड़ दिया गया। तो किसी भी अधिकारी का जो रिव्यू होता है अब इस तरीके से होता है, जिसको कहते हैं मल्टी सोर्स फीडबैक। अब एक सोर्स यानी कि आपके सुपीरियर आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक नहीं देंगे, अब बाकी लोग भी, बाकी अधिकारी भी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करेंगे। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, किसी भी अधिकारी की रिक्रूटमेंट हो, चाहे किसी भी अधिकारी का प्रमोशन हो, उनकी जो पेंशन हो, और उनके अगेंस्ट कोई
ग्रीवेंसेस होते हैं या उनके कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, यानी कि उनकी शिकायतें जो होती है, इनको डील कौन करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीआईबी का एक कटआउट है जिसके अंदर जो जारी की गई है ये इंफॉर्मेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन्होंने, इस मिनिस्ट्री ने, इस मंत्रालय ने ये इंफॉर्मेशन जारी की है। तो ये मिनिस्ट्री आखिर क्या होती है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो है ये एक मंत्रालय है खुद में एक पूरा, जो कि जो अधिकारी होते हैं खासतौर पर सिविल सर्विसेज के, ग्रुप ए सर्विसेज के, उनके बारे में खास तौर पर आप देखेंगे उनकी रिक्रूटमेंट का, उनके पेंशन के मैटर्स का और उनकी प्रमोशंस, ट्रेनिंग, इन सब का ध्यान रखता है ये मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम ये होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो मंत्रालय है इसका जो इवोल्यूशन है ये कैसे हुआ, कैसे ये बना आज़ादी के बाद, देखते हैं। तो 1970 के अंदर एक डिपार्टमेंट के रूप में शुरुआत होती है, जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसको सेटअप किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो 1970 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को सेटअप किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, और ये जो डिपार्टमेंट है ये बनाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट आती है 1970 में, बनाया जाता है। फर्स्ट एआरसी जो है 1966 के अंदर इसको सेटअप किया गया था, ताकि सरकार की जो गवर्नेंस है उसके अलग अलग मुद्दों पर ये जो कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट दे कि भाई क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इसीलिए नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966। और 1970 में कई इस बार इसकी रिपोर्ट्स आती हैं, कई बार सालों तक इसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1970 में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। और 1973 के अंदर आप देखेंगे ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है, इसको मर्ज कर दिया जाता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो 1973 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल दोनों को मर्ज करके एक सिंगल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। एक सिंगल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कहां पर? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ही। फिर आता है 1977 के अंदर इस डिपार्टमेंट को, ये जो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो एक समय पर ये जो मिनिस्ट्री है ये एज ए डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी पार्ट रहा है। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। और फिर 1985 में पहली बार हमें देखने को मिलता है कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री के रूप में इस पूरे डिपार्टमेंट को बना दिया जाता है, यानी कि अब एक डिपार्टमेंट नहीं रहा है, ये एक मिनिस्ट्री बन चुकी है खुद के अंदर। और इस मिनिस्ट्री का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो 1985 के अंदर ये मिनिस्ट्री बनती है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है ये मिनिस्ट्री कब बनी, तो 1985 के अंदर ये मिनिस्ट्री बनती है, हालांकि डिपार्टमेंट के रूप में ये काम करता है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है दोस्तों कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आज़ादी के समय से ही फंक्शन करता हुआ नहीं आ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जब बनी उसके बाद आपको उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर देखने को मिलता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आज़ादी के बाद 1960 दे दे, 1962 दे दे या 1952 दे दे कि इस सन के अंदर ये डिपार्टमेंट के रूप में फंक्शन कर रहा था, जी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बाद आपको ये एज ए डिपार्टमेंट फंक्शन करता हुआ दिखेगा। एक समय पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट रहा है और फिर 1985 में ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री बन जाता है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। अंडर हुम डज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन कम, यानी कि ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनके अंडर ये मिनिस्ट्री आती है। जैसे हमने देखा कि भाई अभी जो रेल मंत्रालय है वो अश्विनी वैष्णव के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो भी अश्विनी वैष्णव के पास है। तो यहाँ पर अब देखना है कि ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये किनके पास है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के पास इस वक्त ये मंत्रालय है और ये खुद इस मंत्रालय को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं। पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।